हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल। गाइज, आई होप आप सब लोगों की अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बाकी हैं। सो बच्चों, आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और रिवीजन के लिए हम लोग फुल लेंथ वीडियोस लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पूरे सब्जेक्ट को सिंगल वीडियो में कवर कर रहे हैं। सो कंटिन्यूइंग दैट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आज मैं आप लोगों को आईसीटी पूरा रिवाइज करवाने वाला हूँ सिंगल वीडियो में बच्चों। इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारा का सारा सिलेबस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स में सारे कवर कर सकूं, ताकि जिन लोगों ने आईसीटी पहले किया हुआ है उनके लिए इट वुड एक्ट एज अ रिवीजन, एज वेल एज जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया हुआ उनको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो को देखकर आपको आईसीटी का आपका मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बच्चों, आई विल गेट ऑन विद द सिलेबस, बिकॉज इसमें काफ़ी कुछ है कवर करने वाला। सो बच्चों, आईसीटी में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट is your definition, of course. So ICT stands for your Information and Communication Technology. It includes your diverse set of technological tools and resources, like information technology है बच्चों, computers हैं, ये सारे technological tools and resources हैं जो कि हम ICT में यूज़ करते हैं। किस लिए बच्चों? Information create करने के लिए, उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपस में कम्युनिकेट करने में। सो बच्चों, मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, इवन दो इट्स अ लॉकडाउन, यू नो, बट स्टिल मैं ये जो लेक्चर है वो मैं लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, वो लेक्चर आप लोगों के पास इंटरनेट के थ्रू पहुंच जाएगा। आप अपने घर पे बैठे उसको देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सो ये सारा का सारा किसका एप्लीकेशन है बच्चों? ये सारा का सारा आईसीटी का एप्लीकेशन है। आप उसको अपने डेस्कटॉप्स पे देख सकते हो, फोन्स पे देख सकते हो, स्मार्टफोन्स पे देख सकते हो। वो सारे के सारे टूल्स जो हैं वो किसका पार्ट है बच्चों? किसका एप्लीकेशन है? वो सब आईसीटी का ही एप्लीकेशन है बच्चों। आईसीटी में क्या क्या चीज इंक्लूड है? सो आईसीटी इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, इट इंक्लूड्स ऑफ कोर्स द इंटरनेट, इट इंक्लूड्स द ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज एंड इट इंक्लूड्स द टेलीफोनी। क्या क्या चीज इंक्लूड है बच्चों? कंप्यूटर्स इंक्लूड है, इंटरनेट इंक्लूड है, इंटरनेट एक्ट्स एज अ मीडियम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आता है बच्चों? रेडियो, टेलीविजन एंड सो ऑन, ठीक है जी। चलिए, सो विल मूव ऑन। डेफिनेशन एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बच्चों, अब आईसीटी की जब भी मैं बात करूंगा तो आईसीटी का एक मेजर ब्रांच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में व्हाट इज अ मेजर टूल दैट वी यूज? अ मेजर पार्ट ऑफ इट इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर क्या है बच्चों? अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन विच इज डिजाइंड टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, टू परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस, टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल रिजल्ट्स इन द डिजायर्ड फॉर्मेट। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोग्रामेबल मशीन मतलब आप प्रोग्राम कर सकते हो जो आप चाहते हो कंप्यूटर को उसके अकॉर्डिंग। इंफॉर्मेशन स्टोर करने के, रिट्रीव करने के, अर्थमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने के, लॉजिकल ऑपरेशंस चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के, परफॉर्मिंग मीनिंगफुल रिजल्ट्स कि जो रिजल्ट्स है उनका कुछ मतलब होना चाहिए, दे शुड नॉट बी गार्बेज रिजल्ट्स, राइट, इन द डिजायर्ड फॉर्मेट, कि जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया बच्चों, मैं इसको MP4 फॉर्मेट में चाहता हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर मुझे इसकी बजाय JPEG बना के, इमेज बना के देगा, नहीं। आई एम लुकिंग फॉर अ वीडियो, सो कंप्यूटर शुड गिव मी अ वीडियो आउटपुट, राइट। सो कंप्यूटर के तीन पार्ट्स हैं बच्चों, मेन पार्ट्स। वन इज योर इनपुट यूनिट, वन इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड वन इज योर आउटपुट यूनिट। उससे पहले, इन पे जाने से पहले बच्चों, कंप्यूटर के एडवांटेजेस, इस पे बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। बेसिकली एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर्स यूज करने के बच्चों? स्पीड, कंप्यूटर्स बहुत जल्दी तेज काम करते हैं बच्चों। कंप्यूटर्स गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स, कंप्यूटर्स रिलायबल हैं, कंप्यूटर्स के पास स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वर्सेटिलिटी मतलब आप एक ही बारे में बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स कंप्यूटर से परफॉर्म करवा सकते हैं, कंप्यूटर थकता नहीं है। रिसोर्स शेयरिंग एनेबल करता है एंड रिड्यूस कॉस्ट, क्योंकि बच्चों कंप्यूटर बहुत स्पीड से काम करता है। सो ऑब्वियसली हम लोग जो मैनुअल एफर्ट है वो रिड्यूस कर सकते हैं कंप्यूटर से। सो बच्चों, बेसिक आर्किटेक्चर कंप्यूटर का ये मैंने आप लोगों को सिखाया था। इसका नाम क्या है आर्किटेक्चर का? दिस इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसमें दो कॉन्सेप्ट सिखाए थे, एक स्टोर्ड प्रोग्राम और एक फिक्स्ड प्रोग्राम बच्चों। फिक्स्ड प्रोग्राम का एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? कैलकुलेटर इज अ फिक्स प्रोग्राम, की जो एक पर्टिकुलर फिक्स प्रोग्राम पे चलता है। या आपके घर पे माइक्रोवेव है, या जो टॉयज होते हैं
वो फिक्स प्रोग्राम पे चलते हैं बच्चों। स्टोर्ड प्रोग्राम क्या होता है, इन्होंने क्या प्रपोज किया था कि भाई कंप्यूटर जो है वो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, अब उसको इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर, तो वो इंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोग्राम से आ सकती हैं। तो मैं पैरेलल 10 प्रोग्राम खोल के उनको इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को पास कर सकता हूँ। दैट्स हाउ एक्चुअली योर कंप्यूटर वर्क्स। ओके, सो बच्चों इसमें मैंने आप लोगों को ये आर्किटेक्चर सिखाया था कंप्यूटर का। दिस रेफर्स टू एनी कंप्यूटर वुड बेसिकली हैव 3 नेसेसरी यूनिट्स। वन इज योर इनपुट डिवाइस, ये वो है जो आप लोग इनपुट देने के काम आता है, जैसे या आपका कीबोर्ड है या आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस है जिसमें माउस आ जाएगा, ट्रैक बॉल आ जाएगा बच्चों, जॉयस्टिक आ जाएगा, या फिर लाइट पेन है वो आ जाएगा, या जैसे स्टाइलस है ये भी इनपुट है बच्चों। आउटपुट डिवाइस वो है जहाँ पर आप लोगों को इनपुट दिखेगी, जैसे कि आपका मॉनिटर है, ठीक है, या फिर बच्चों आपका लेज़र शोज़ वगैरह होते हैं वो है, या फिर आपके प्रोजेक्टर्स होते हैं बच्चों, या फिर प्रिंटर्स हैं। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस आपके किस में आ जाएंगे बच्चों, इसमें प्लॉटर भी आते हैं बच्चों। सो ये सारे के सारे डिवाइसेस किस में आ जाएंगे, आपके आउटपुट में। और ये जो बच्चों बीच का पार्ट है ये कंप्यूटर का ब्रेन है, विच इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट कंसिस्ट ऑफ योर कंट्रोल यूनिट, योर ALU द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, द रजिस्टर्स एंड ऑफ कोर्स द मेमोरी यूनिट। अब इसमें बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज योर रजिस्टर्स। ये जो आपके रजिस्टर्स हैं ये भी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। ये टोटल 2 टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड योर special registers. These are your general purpose and these are your special purpose. All right. So बच्चों ये क्या क्या है, इनके acronyms मैंने आपको सिखाया हुआ है। This is program counter, this is current instruction register, this is accumulator, memory address register and memory data register. मैंने आपको सिखाया था कि जो कंप्यूटर है उसमें ऐसे मेमोरी स्टैक होता है बच्चों। तो आपका जो ये जो प्रोग्राम काउंटर है ये क्या करता है एक्चुअली, इसमें जो भी आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसका एड्रेस जो है इसमें रहेगा हमेशा प्रोग्राम काउंटर में। तो जैसी बच्चों करंट इंस्ट्रक्शन खत्म हुई तो प्रोग्राम काउंटर ने देखा कि अच्छा अगली इंस्ट्रक्शन ये लोड करनी है, तो उसके बाद वो प्रोग्राम काउंटर से निकल के वो वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आ जाएगा। और उस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो भी एड्रेस होगा कंप्यूटर वहां जाके देखेगा, वहां पर जो भी पड़ा होगा, चाहे इंस्ट्रक्शन हो जैसे लेट्स से कि add 5 करके लिखा हो, या फिर वहां पर जो भी डेटा होगा अगर उसमें add 5 का सिर्फ 5 वाला पार्ट होगा तो वो आपका आ जाएगा मेमोरी डेटा रजिस्टर में। ठीक है जी। एंड देन बच्चों ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है इस पे जो भी अगर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है आपकी, वो अगर लेट्स से add 5 था तो वो add 5 आपका लोड हो जाएगा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और ये जो एक्यूमुलेटर है बच्चों ये इंटरमीडिएट आपके जो रिजल्ट्स हैं या वैल्यूज हैं वो होल्ड करने के काम आता है। जैसे मैंने आपको ऐड 5 बताया तो कंप्यूटर 5 फेच करके जो है वो इसमें एक्यूमुलेटर में डाल देगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ दीज रजिस्टर्स वर्क। अब बच्चों ये जो रजिस्टर्स हैं इसके लिए मैंने आप लोगों को एक और वो सिखाया था, फेच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल सिखाया था कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, जिसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होती है, फिर वो डीकोड होती है और फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट होती है बच्चों। जो डीकोड होती है आपकी इंस्ट्रक्शन, उस डीकोड के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो आपका इनपुट है वो इनपुट कौन एक्ट करेगा बच्चों, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वुड एक्ट एज एन इनपुट टू दैट डीकोड पार्ट ऑफ द साइकिल। ठीक है बच्चों, सो दिस इज योर बेसिक एक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो मैंने आपको बताया एक साइकिल या एक ऑपरेशन है। सीपीयू बेसिकली बच्चों यही चीज को बहुत स्पीड से और बहुत ज्यादा वॉल्यूम में करता है। ठीक है जी, चलिए, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। उसके बाद बच्चों इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया है। Then types of registers we have gone through, general purpose registers and special registers मैंने आप लोगों को सब करवा दिया है। एंड यस, सो आफ्टर आर्किटेक्चर लेट्स मूव ऑन टू इनपुट डिवाइसेस। जैसा मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइसेस जो हैं यूजर्स और दूसरे एप्लीकेशंस को कंप्यूटर में इनपुट डेटा इनपुट करने के काम आते हैं बच्चों। नाउ दिस इनपुट कुड बी इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। अब बच्चों जैसे आप लोग अगर स्काइप पे कॉल करते हो, व्हाट्सएप पे कॉल करते हो तो आप लोग वॉइस कॉल भी करते हो ना, तो आपका वहाँ पर वीडियो भी जा रहा है, वहाँ पर आपका आवाज़ भी जा रही है, तो वो सारे के सारे टेक्स्ट और वीडियो इनपुट है। तो किसी भी फॉर्म में इनपुट हो सकता है। कॉमन डिवाइसेस में आपके कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, डिजिटाइजर, स्कैनर, ये सब आता है बच्चों। OCR, OMR वगैरह ये सब, माइक्रोफोन, वेबकैम, कुछ ये सब आता है।
देन बच्चों हम लोगों ने इनको डिटेल में देखा हुआ है, इन सारे के सारे जो भी हमारा हार्डवेयर है, इस इनपुट डिवाइसेस पे बेस हार्डवेयर है, वो सारा हमने डिटेल में देखा हुआ है। सो जैसे कीबोर्ड है बच्चों, कीबोर्ड आपको मालूम है कि पहले टाइम्स में बच्चों कीबोर्ड्स और माउस जो होते थे वो आपके पिन बेस्ड होते थे, मतलब कंप्यूटर के पीछे एक पोर्ट्स होते थे उनमें लगते होते थे। फिर देन यूएसबी स्टार्टेड, तो यूएसबी पोर्ट आते हैं। अदरवाइज आजकल देखो तो आप लोग वायरलेस डिवाइसेस ही आते हैं, ठीक है। तो उनका जो आपका पोर्ट जो उनका एक्चुअल में पेयर्ड डिवाइस रहता है वो आपका सीपीयू पर लगा होगा और वायरलेस से आपका ये कीबोर्ड और माउस वगैरह चल जाएंगे। सो बच्चों QWERTY कीबोर्ड आप लोगों ने सुना होगा, उसमें 101 कीज होते हैं। पहले मोबाइल्स में छोटे छोटे कीज होते थे ना, जिसपे 3-3 अल्फ़ाबेट लिखे होते थे, 2-2 3-3 बार प्रेस करना पड़ता था। फिर उसके बाद QWERTY कीबोर्ड आया था बच्चों, जैसे कीबोर्ड की तरह ही होता है, उसमें सारे की अलग अलग होते हैं, बस एक बार प्रेस करो एंड इट विल बी टेकन एज योर इनपुट। सो बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका कीबोर्ड है उसमें सेक्शंस टाइपिंग कीज रहते हैं। टाइपिंग कीज देखे होंगे आपने, अल्फाबेटिकल AB सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं बच्चों। साइड में न्यूमेरिक कीपैड होता है। ऊपर बच्चों फंक्शन कीज होते हैं, F1 F2 F3 F12। कंट्रोल कीज होते हैं बच्चों, कर्सर कीज होते हैं ना, आपने देखा होगा डाउन एरोज एरो वाले की होता है, कंट्रोल की होती है, ऑल्ट की होती है, स्पेशल पर्पस की एंटर की होता है, शिफ्ट होता है, स्पेस बार होता है, ये सब देखा होगा बच्चों आप लोगों ने। देन हमने माउस किया है बच्चों। माउस में मैंने आप लोग, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस बच्चों, ये मैंने आपको सब सिखाया हुआ है कि माउस में आपका जो मेन है वो मूवमेंट ट्रैक करने का सिस्टम है। तो उसमें मैकेनिकल माउसेस मैंने आपको बताए थे कि उनमें बॉल होती थी नीचे। देन आजकल लेज़र माउसेस चले कि वो लेज़र जो बीम होती है वो जब वापस रिफ्लेक्ट होती है तो वहाँ से पोजीशन पता कर लेता है बच्चों वो उसकी, ठीक है। तो ये सब इसमें कवर्ड है, मैकेनिकल, फिजिकल, देन ऑप्टिकल माउस है बच्चों इसमें। ट्रैक बॉल का भी यही सिस्टम है बच्चों, जॉयस्टिक का भी यही है, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। लाइट पेन का मैंने आपको आइडिया दिया कि लाइट पेन में क्या होता है बच्चों, आप ऐसे एक पेन अगर जैसे सपोज प्रेजेंटेशंस वगैरह में, मीटिंग्स वगैरह में काम आता है बच्चों कि आप ऐसे लाइट मारते हो उस पर स्क्रीन पे, और तो वो उसको टिक करने के काम भी आता है या फोल्डर फाइल खोलने के काम भी आता है। बेसिकली वो क्या होता है कि वहाँ पर वो चार्ज कर देता है स्क्रीन के उस पोर्शन को एंड देन कंप्यूटर टेक्स इट एज एन इनपुट। ये टच स्क्रीन का एग्जांपल है बच्चों, ये जो कंप्यूटर मैं आपको ले रहा हूँ ये भी इसी पे ही चलता है कि ये चार्ज बेस्ड है, जैसे मैं हाथ लगाऊंगा कंप्यूटर विल टेक इट एज एन इनपुट बच्चों, ठीक है। ATM मशीन में देखा होगा, एयरपोर्ट्स वगैरह पे देखा होगा आपने, ये टच स्क्रीन का एग्जांपल है। डिजिटाइजर बच्चों आज के ज़माने में चल रहा है, टैबलेट होता है, बेसिकली आप उस पर लिखो तो वो कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज अ डिजिटाइजर। स्कैनर आपको मालूम है बच्चों, फ्लैट बेड वो होता है ना स्कैनर, उस पर डाल के आप इमेज स्कैन कर सकते हो एज एन इमेज। बारकोड रीडर आपने देखा होगा, बिग बाजार वगैरह में वो बारकोड को रीड करता है, इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर वगैरह में ये काम आता है बच्चों। देन MICR मैंने आपको चेक्स वगैरह पर बताया था, बैंक के जो चेक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। चलिए, सो इनफ विद दिस इनपुट डिवाइसेस। देन सिमिलरली बच्चों विल मूव ऑन टू योर आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं बच्चों, जो बेसिकली जो कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो डिस्प्ले करने के या प्रिंट आउट वगैरह लेने के, वो सब आपके काम आता है बच्चों। तो आउटपुट डिवाइसेस में एक तो मॉनिटर ही है बच्चों, कंप्यूटर के मॉनिटर पे इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर आप लोग देखो कई बार लेजर शोज होते हैं या कई बार प्रोजेक्टर्स होते हैं बच्चों। प्रोजेक्टर्स होते हैं ना, क्रिकेट मैच चल रहा होता है बड़ी बड़ी स्क्रीन पे, वो प्रोजेक्टर है। देन बच्चों प्रिंटर्स हैं आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रिंटर के बच्चों अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे हार्ड कॉपीज़ लेनी होती हैं आपने किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो उसके लिए प्रिंटर यूज़ करते हैं। प्रिंटर में बच्चों मैंने आपको अलग अलग टाइप्स करवाए हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स करवाया हुआ, मैंने आपको बताया था कि बड़ा सा सूटकेस जैसे कलर साइज का होता है, उसमें रिबन होता है और उसमें हेड होता है। तो वो हेड ऐसे पिन उसमें हेड में जो पिन्स होती हैं वो आपका ऐसे रिबन पे लगता है, तो कागज पे डॉट आता है उससे बच्चों। तो ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। सिमिलरली मैंने आपको इसमें ऐसी ड्रम प्रिंटर करवाया हुआ है बच्चों, ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, बस वो ड्रम होता है, ड्रम पे ऐसे कागज जाता है बच्चों, ठीक है। देन यू हैव लेज़र प्रिंटर्स बच्चों। लेज़र प्रिंटर भी मैंने आपको बताया कि वो पूरा जो फोटो है वो एम्बॉस करता है उस पर ड्रम पे, ऑपोजिट चार्जेस, देन ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उसमें, टोनर का ऑपोजिट चार्ज होता है तो टोनर उस पर लग जाएगा एंड देन यूजिंग अ प्रोसेस इट इज एम्बॉस्ड ऑन द पेपर, ठीक है बच्चों। प्लॉटर है, जैसे आपको शीट्स वगैरह कट करने हैं या बड़े बड़े आर्किटेक्चरल डिजाइन्स वगैरह के लिए ड्रॉ करने होते हैं तो वो प्लॉटर्स के थ्रू हम करते हैं। ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर मैंने बताया था। ड्रम प्लॉटर में बच्चों ड्रम होगा, उस पर छोटे छोटे नोजल्स होंगे, पेंसिल्स होंगे, तो कागज निकलता जाएगा और वो ऑटोमेटिकली उस पर प्रिंट करते जाएंगे जो भी आपका पैटर्न होगा। जबकि जो फ्लैट बेड होते हैं उसमें आपका कागज फिक्स रहता है, जो आर्म होती है वो ऐसे मूव करती है और वो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगा सारा।
ठीक है। सो आई थिंक इसमें आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ऑफ कोर्स वी हैव मॉनिटर एज पार्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस बच्चों, ये आपको मालूम है। इसमें मैंने आपको VGA और SVGA बताया था। VGA का मैंने आपको रेजोल्यूशन बताया था 640/4, इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन द रेजोल्यूशन, इनमें यही डिफरेंस है बच्चों। सो ये सब मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कि मॉनिटर के लिए क्या क्या चेक होता है बच्चों। रिफ्रेश रेट चेक होता है, डॉट पिच चेक होता है, डायगोनल डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, रेजोल्यूशन होता है, आप मालूम है आप लोगों को, जैसे 800/600, 1024/768 ये रेजोल्यूशन है। बेसिकली इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑफ कोर्स। देन कॉम है बच्चों, ये कॉम माइक्रोफिल्म मालूम है आप लोगों को, जैसे एक्सरेज वगैरह में यूज होती है जो फिल्म, उसको कॉम बोलते हैं, तो वही इमेज एम्बॉस करते हैं उसमें भी बच्चों। ठीक है, चलो VRS है बच्चों, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है, आप फ़ोन करते हो ऑटोमेटेड उस पर कभी भी कस्टमर केयर पे, तो VRS वो सिस्टम जो होता है वो भी एक तरह से आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है बच्चों। ठीक है, ऑलराइट। So बच्चों this is basically the part where we have covered about your computer architecture, input unit, output unit, सारे रजिस्टर, इस पे बेस क्वेश्चन पक्का आना है पेपर में। देन बच्चों उसके बाद जो आपका कंप्यूटर में नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज योर मेमोरी हायरार्की ऑफ द कंप्यूटर बच्चों। अब ये मेमोरी हायरार्की में बच्चों आप लोगों को मैंने ये बताया हुआ है कि बेसिकली मेमोरी हायरार्की क्या चीज़ है। मेमोरी हायरार्की, कंप्यूटर में बहुत सारे टाइप की मेमोरी आपने सुनी होगी, रैम, रोम, और ये पी रोम, एम रोम, हार्ड डिस्क, CD, DVD, ये सब बच्चों क्या है, ये रजिस्टर्स बताए मैंने अभी आपको। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों कि ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में बहुत अलग अलग टाइप के जो मेमोरीज हैं वो सारे अलग अलग जगह पर कनेक्टेड होते हैं। कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो डायरेक्टली CPU पे ही कनेक्टेड होती है, कुछ मेमोरी जैसे आपकी सेकेंडरी मेमोरी है या हार्ड डिस्क वगैरह हैं, वो एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट चैनल्स के थ्रू जाना पड़ेगा, कंप्यूटर उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। मेमोरी के साइज में फ़र्क होता है, मेमोरी कितनी कॉस्टली है, उसकी स्पीड कितनी है, उसमें फ़र्क होता है बच्चों। तो बेस्ड ऑन ऑल दोज क्लासिफिकेशंस आपके ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के नाम आते हैं बच्चों। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है बच्चों, प्राइमरी मेमोरी ऑफ कोर्स इसको हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी। तो ये मेन मेमोरी क्या चीज़ होती है जिसको कंप्यूटर सबसे पहले याद करता है, मतलब कंप्यूटर सबसे पहले हमेशा इसी के पास जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखो आपके दो टाइप्स होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है बच्चों। रैम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इज वॉलेटाइल, कि भी आपने कंप्यूटर ऑफ किया और रैम खत्म, रैम में कुछ नहीं बचेगा, मतलब आपके रैम में जो भी स्टोर था वो खत्म। रैम एक तरह से वर्किंग एरिया है। जैसे अभी मैं बच्चों लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ टेबल पे मेरा लैपटॉप पड़ा है, माउस पड़ा है, कैमरा पड़ा है, बैटरीज पड़ी हैं, देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरह से मेरा वर्क स्टेशन है बच्चों। मैं किचन में अगर काम करता हूँ तो किचन में जो कुछ भी पड़ा होगा बच्चों, दाल, चीनी, गैस, लाइटर, वॉट वो सारा का सारा हमारा क्या है बच्चों, वर्किंग स्पेस है। तो रैम एक तरह से कंप्यूटर का वर्किंग स्पेस होगा बच्चों। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई कंप्यूटर इसको तो इनपुट आउटपुट चैनल के थ्रू एक्सेस करता है, तो ये एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर मतलब इनिशियली तो इसको एक्सेस नहीं कर सकता। लाइट जब आप ऑफ करते हो तो ये चीज़ वॉश ऑफ हो जाती है। तो भाई अब जब कंप्यूटर ऑन होगा तो उसको कहीं से तो पता चलना चाहिए ना कि आपने जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सी इंस्ट्रक्शन लोड करनी है, कहाँ से स्टार्ट होना है। तो वो जो आपका रोल प्ले करता है बच्चों, वो रोम प्ले करता है। इसका नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका नाम जैसे रीड ओनली है तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसे रीड होने के काम, मतलब रीड ओनली ही इसको यूज़ करते हैं। इसमें बच्चों मेनली क्या होता है, इसमें आपका बायोस लोडेड होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो कंप्यूटर ऑन करते हो ना आप, देखना ब्लैक स्क्रीन आती है, उसमें लिखा आता है कीबोर्ड, माउस वगैरह, वो सब डिटेल देता है। तो बेसिकली वो सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को एक तरह से उठाता है, सबको चेक करता है कि भाई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंप्यूटर को बताता है कि जो हमारा OS है वो कहाँ पड़ा हुआ है, हमने कहाँ पर चेक करना है। तो एक बार बच्चों वहाँ पर जैसे OS पता चल गया कंप्यूटर को कि OS यहाँ पड़ा है, तो वो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लोड करके रैम में लोड करना शुरू कर देता है। तो बस फिर इसका रोल खत्म है, फिर आपका सारा का सारा गेम कौन कंट्रोल करता है, रैम कंट्रोल करता है बच्चों। चलो, सो जो आपका ये रैम है बच्चों, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि रैम आपके दो टाइप के मैंने सिखाए थे, एक स्टैटिक रैम और एक आपका डी रैम जो डायनेमिक है। इसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। आजकल DDR4 चल रहा है। जब आप मार्केट में जाते हो ना, 4GB रैम 16 और 4GB रैम और 500GB का हार्ड डिस्क, तो वो हार्ड डिस्क होता है वो इसको रेफर करता है, और जो मैं 4GB कह रहा हूँ वो इसको रैम को रेफर करता है बच्चों, बेसिकली इसको DDR को।
तो ये DDR1, DDR2, DDR3 ये सब क्या है, ये भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं बच्चों, ठीक है जी। चलिए उसके बाद बच्चों ये जो रोम है ये भी मैंने आपको बताया था 2 टाइप की होती है, एक आपकी होती है एमरोम और एक आपकी होती है पीरोम। एमरोम मतलब मास्क्ड रोम, पीरोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम। मास्क्ड प्रोग्राम बच्चों रोम क्या होती है, जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, तो बेसिकली जब वो प्रोग्राम बर्न करते हैं चिप में तो वो कुछ पार्ट्स को क्या कर देते हैं, मास्क कर देते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स लगा के, ताकि अल्ट्रा वायलेट लाइट या जो भी लाइट है वो उसको रीड ना कर सके, उनका प्रोग्राम प्रोप्राइटरी रहे, चोरी ना हो, तो वो बोलते हैं बच्चों उसे एमरोम बोलते हैं। पीरोम जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है प्रोग्रामेबल रोम बच्चों, तो आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये जो आपके प्रोग्रामेबल रोम है 2 टाइप है बच्चों, ई प्रोम और डबल ई स्क्वायर प्रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल और दिस इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, दिस इज इरेजेबल प्रोम बच्चों, ठीक है। चलो और उसके बाद बच्चों आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी आती है, वो सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क आता है, मैग्नेटिक टेप्स आते हैं, CD, DVD, जिप डिस्क, और ये आपका जो पेन ड्राइव वगैरह आता है वो सब आ जाता है बच्चों। अब मैंने इसमें आप लोगों को ये सिखाया हुआ है कि ये जो आपका हार्ड डिस्क है बच्चों ये स्लो क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऐसे सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं। आप देखोगे ना कभी बच्चों हार्ड डिस्क को खोल के देखोगे तो उसमें ऐसा एक स्पिंडल होता है और ये एक प्लैटर होता है बच्चों, जिसमें ऐसे सेक्टर्स बने होते हैं। तो ये इस पार्ट को, ऐसे जो अलग अलग पार्ट्स हैं इनको बोलते हैं ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी बच्चों, ठीक है। इनको रीड करने के लिए ना ऐसे एक मैकेनिकल आर्म लगी होती है बच्चों, एक हेड लगा होता है, तो ये इसको रोटेट करता है। जैसे मेरे को ये ब्लॉक रीड करना है तो ऐसे ही रोटेट होगा, ऐसे। तो अब जितना बाहर होगा ना पार्ट, जितना बाहर का सेक्टर रीड करना होगा उतना ही आपको देर लगेगी उसको रीड करने में, ठीक है जी। चलिए सो क्योंकि रोटेटिंग पार्ट्स हैं इस वजह से ये स्लो होता है हमेशा। और ऐसी बच्चों ये मैग्नेटिक टेप्स वगैरह क्या होती हैं, जैसे सर्वर्स वगैरह होते हैं तो उनमें बैकअप लेने के लिए मैग्नेटिक टेप्स काम आती हैं। या आप लोगों ने पुराने वक्तों में वो देखा होगा ना, कैसेट्स होती थी वो सीक्वेंशियल एक्सेस वाली कैसेट्स, तो उसमें 10वां गाना सुनना है तो सारे गानों को आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिवाइंड करना पड़ेगा बच्चों। देन CD इज योर कॉम्पैक्ट डिस्क, ये मालूम है आप लोगों को। देन बच्चों पेन ड्राइव होती है, आप लोगों ने पेन ड्राइव देखी होगी। देन आजकल ये टाइप का चल गया है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये इंपॉर्टेंट है SSD। ये जो मैंने आपको बताया था ये हार्ड डिस्क ड्राइव है HDD। तो इनमें फ़र्क क्या होता है बच्चों, ये डायरेक्ट एक्सेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या होता है कि इनमें एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो माइक्रो कंट्रोलर को मालूम होता है कि मेरे को उसके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है हर सेक्टर का, हर ब्लॉक का बच्चों, ठीक है। तो उसको सीक्वेंशियली नहीं जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। इसी वजह से ये जो होते हैं आपके SSDs, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये फास्ट होते हैं और इनके अंदर कैश मेमोरी भी होती है बच्चों। फ्रीक्वेंट डेटा जो होता है वो कैश में ही रख लेते हैं ये, ठीक है। चलो सो देन बच्चों ये जो मैंने आपको स्टैटिक रैम बताया था, इसमें एक चीज रिवाइज करेंगे कि दिस वाज बेस्ड ऑन फ्लिप फ्लॉप्स एंड दिस वाज बेस्ड ऑन योर कैपेसिटर्स एंड योर ट्रांजिस्टर्स। तो ये वाली जो होती है मेमोरी ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है पर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसी वजह से हम लोग इस जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं वो हम किस में करते हैं, कैश मेमोरी में। ये कैश मेमोरी भी क्या होती है बच्चों, ये कैश मेमोरी भी कंप्यूटर की एक तरह से कंप्यूटर के पास CPU का ही मेमोरी पार्ट होता है, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज चीज़ें होती है कंप्यूटर उनको कैश में रख लेता है ताकि उसके रैम के पास भी ना जाना पड़े। तो अगर एक बच्चों हायरार्की बनाई जाए तो सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो अपने रजिस्टर्स में चेक करता है, रजिस्टर्स के बाद बच्चों वो कैश मेमोरी में चेक करता है, कैश मेमोरी के बाद बच्चों वो रैम में जाता है और उसके बाद कंप्यूटर बच्चों आपका सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, ठीक है। चलो so I think that should cover everything that is related to your memory and memory hierarchy बच्चों। बाकी ये सब जो इनके डिटेल्स हैं वो सारे के सारे डिटेल्स मैंने बच्चों दिए हुए हैं। ये सारा कंप्यूटर, ये जो पार्ट है ये सारा का सारा आपका कंप्यूटर का मेमोरी मॉड्यूल, हार्डवेयर मॉड्यूल कवर हो जाएगा। इससे मैंने पहले इनपुट डिवाइसेस करवाया, आर्किटेक्चर कराया, आउटपुट डिवाइसेस एंड देन वी कवर द मेमोरी पार्ट। अब बच्चों ये तो सारा हार्डवेयर हो गया। अब इसको हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये कंप्यूटर ने हार्डवेयर तो कलेक्ट कर लिया, पर ये इस हार्डवेयर को कंप्यूटर को हम कंप्यूटर से क्या करवाना चाहते हैं, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ आए, वो सब समझाने के लिए बच्चों कंप्यूटर को क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए बच्चों। तो ये सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है बच्चों, इट सेज अ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा, की भी कंप्यूटर प्रोग्राम और उनसे रिलेटेड डेटा जो कंप्यूटर को, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है किसको, कंप्यूटर को, ठीक है। ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस है। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज यूज्ड टू गिव कमांड्स टू द हार्डवेयर। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग, मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स फॉर अकम्प्लिशिंग स्पेसिफिक टास्क। कि भी अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना है तो उसके लिए आपको
वर्ड प्रोसेसर खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। सो स्पेसिफिक टास्क भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको डिस्क डीफ्रैगमेंट करनी है तो उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होगा बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बच्चों, ठीक है। चलो तो बच्चों इसमें सॉफ्टवेयर में मैंने ये सॉफ्टवेयर के लिए मैंने आप लोगों को ये डायग्राम करवाया हुआ है बच्चों। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है, इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स that governs the functioning of computer। दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स करवाए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चों। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है बच्चों, इट कंट्रोल्स द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन की भी, कंप्यूटर का जो इंटरनल ऑपरेशन है वो ये कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है बच्चों, स्पेसिफिक नेसेसरी ऑपरेशंस, स्पेसिफिक एप्लीकेशन, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बच्चों, ठीक है जी। अब मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो टाइप के सॉफ्टवेयर करवाए हुए हैं, एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम करवाया हुआ बच्चों और एक मैंने आपको करवाया हुआ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या क्या आता है बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइवर आते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज है बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, एक बार देखते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स व्हिच आर डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इट्स वेरी क्लियर कि इंटरफेस, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंपोनेंट। इसका जो मेन बच्चों पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मेन रोल होता है बच्चों वो ये होता है कि जो डेवलपर हो या जो हम लोग कंप्यूटर के यूजर्स हैं, हमें उसकी टेक्निकल डिटेल में ना घुसना पड़े, हमें मतलब वो एप्लीकेट इजीली यूज करने में आसानी हो बच्चों, ये ध्यान रखो, ठीक है जी। तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स बच्चों, इसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का बच्चों क्या काम है, इट consist of programs which control, coordinate, supervise the activities of various components की भी जो components हैं कंप्यूटर के, मेमोरी यूनिट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, उनके फंक्शनिंग को ध्यान रखता है। फंक्शन इस कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में एज अ लिंक एक्ट करता है बच्चों। सारा जो इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शन है, डिस्क एक्सेस, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलिंग, वो सारा का सारा जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर एग्जांपल्स देखे जाएं बच्चों तो डॉस वाज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक्सपी है, आजकल विंडोज 10 चला हुआ है बच्चों, विंडोज 10 इज द लेटेस्ट, विंडोज 7 होगा, सुना होगा आप लोगों ने, यूनिक्स है, लिनक्स है। सो These are basically the functions of your operating system बच्चों। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद बच्चों हम इसमें आगे बढ़ें तो आपको इसमें मालूम, बायोस मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्या होता है, जब कंप्यूटर लोड होता है तो ये सारे हार्डवेयर को और उनको जगाता है, एक तरह से चेक करता है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बूटिंग अप प्रोसेस में। देन डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है बच्चों, आप कोई भी नया डिवाइस लगाओगे कंप्यूटर पे, प्रिंटर इंस्टॉल करोगे कुछ भी, तो कंप्यूटर को उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि इसको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, ये कौन सी कैटेगरी का क्या डिवाइस है, तो उसके लिए आपको डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो वो आपका इसमें इसी कैटेगरी में आता है बच्चों। देन मैंने सिस्टम यूटिलिटीज़ बच्चों समझाई हुई हैं आपको, जिसमें हम लोग डिस्क कंप्रेशन, डिस्क डीफ्रैगमेंटर्स वगैरह। डिस्क कंप्रेशन मैंने क्या बताया था कि जब आपकी जो फाइल्स हैं वो जगह जगह पर पड़ी होती है, उनको कंप्रेस करता है कंप्यूटर, एक जगह पर लेके आता है। देन डीफ्रैगमेंटर ऑल्सो हैज़ समथिंग ऑफ similar role, it says across various locations and it moves the fragments to one location to increase efficiency। so जो आपका कंप्रेसर है बच्चों वो एक्चुअली क्या करेगा, फाइल्स को कंप्रेस करेगा, ठीक है। चलो, सो बैकअप यूटिलिटीज बच्चों, बैकअप लेने के काम आता है। क्लीनर्स मतलब पुरानी फाइल्स को डिलीट करने के, एंटीवायरस स्पैम से बचने के लिए एंड ऑल दिस। देन बच्चों डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में बच्चों मैंने आप लोगों को लिंकर, लोडर, जो आपके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसको IDE बोलते हैं, वो सारा, क्योंकि बच्चों IDE अगर हम कोई भी कोड लिखें, जैसे मैं पाइथन में कोड लिखूं तो वो पाइथन में कोड तो मैंने अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा ना, एक तरह से मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, पर अब वो कंप्यूटर को समझाने के लिए कंप्यूटर को उसको जो सॉफ्टवेयर है वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जो हम लिखते हैं उसे बोलते हैं सोर्स कोड, जो कंप्यूटर समझता है वो होता है मशीन कोड बच्चों। तो वो चेंज करने के लिए ही आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, लिंकर है, लोडर है, ये सब मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है बच्चों। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन पे जाता है बच्चों। देन मैंने लिंकर सिखाया हुआ है, वो क्या करता है, जो अलग अलग लाइब्रेरीज हैं उनको लिंक करता है, या अलग अलग यूनिट्स को, मॉड्यूल्स को लिंक करता है बच्चों। लोडर क्या करता है, जब आप exe लोड करते हो तो वो आपके रैम में लोड करता है बच्चों, ठीक है। तो ये सब मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। देन
असेंबली लैंग्वेज के बारे में बच्चों मैंने आप लोगों को सिखाया था। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, बेसिकली है तो लो लेवल लैंग्वेज, बट इसमें थोड़ा सा आप लोग जो है निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हो। सो बच्चों वो निमोनिक्स जैसे आपने ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो, जैसे बोलो ऐड 5 + 10 ऐसे करके थोड़ा सा। सो कंप्यूटर उसको पार्ट ऑफ लो लैंग्वेज ही कंसीडर किया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। देन बच्चों हाई लेवल लैंग्वेजेस मैंने आपको ये सब सिखाया हुआ है, बेसिक इन सब के फुल फॉर्म सिखाए हैं। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, C++, कोबोल सिखाया था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रान इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन, लिस्प सिखाया था, लिस्ट प्रोसेसिंग, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ये सब के आपको फुल फॉर्म मालूम होने चाहिए। देन बच्चों ये सब मैंने करवाया हुआ है, लिंकर लोडर ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को। देन कम्स योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलता है इट इज डिजाइन टू परफॉर्म सिंगुलर और मल्टीपल टास्क्स फॉर स्पेसिफिक यूजेस और एप्लीकेशन। अब बच्चों जैसे इसमें भी आपके दो टाइप हैं, एक आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं। जनरल पर्पस जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट्स हैं, ये जनरली मतलब आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ यूज कर सकते हो ना। भैया आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप उसमें पीपीटी वाला जो अपना ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है आप उसको यूज कर सकते हो बच्चों। सो दीज आर सॉर्ट ऑफ ए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। बट बच्चों अगर मैं इसमें स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स की बात करूं तो आपके स्पेसिफिक पर्पस में जैसे आपका IRCTC है बच्चों, रिजर्वेशन सिस्टम है, या फिर किसी कॉलेज में अटेंडेंस सिस्टम होगा, लाइब्रेरी सिस्टम होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का वेबसाइट है, वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर हैं बच्चों। ठीक है, तो वो आपका इसमें आ जाएगा बच्चों। चलिए, so this should cover your part related to your we have already covered बच्चों अभी तक 2 पार्ट्स कवर किए हैं, बेसिकली इनफैक्ट 3 पार्ट्स। कंप्यूटर का हम लोगों ने बच्चों आर्किटेक्चर जिसमें वॉन न्यूमन वगैरह कवर किया था, रजिस्टर्स कवर करे थे। देन कंप्यूटर का हार्डवेयर देखा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह, मेमोरी यूनिट वगैरह। एंड जो हमने नेक्स्ट पार्ट किया बच्चों दैट वाज योर सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड आर्किटेक्चर बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है ये बेसिकली नंबर सिस्टम्स हैं। नंबर सिस्टम बच्चों वो लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर्स आपके बातचीत करते हैं, जो भाषा कंप्यूटर समझता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन आपका आना ही आना और बहुत सीधा सा कन्वर्जन है बच्चों। इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली ये सारे नंबर्स को या वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के कोड एनकोड करने के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं बच्चों। तो इसमें बेसिकली आपके दो ही बिट्स यूज होते हैं, 0 और 1, दो ही डिजिट्स यूज होंगे। ऑक्टल में बच्चों टोटल 8, ऑक्टल इज 8, सो 0 to 7। बेसिकली डेसिमल इज डेका इज 10, तो 0 to 9 एंड हेक्साडेसिमल इज 16 which is 0 to 15। in fact 0 to 9 होगा बच्चों और उसके बाद 10 to 15 are represented by A to F बच्चों। ठीक है, चलो, तो ये मैंने एक्चुअली आप लोगों को इसमें यहाँ पर एक टेबल में ये बताया हुआ है कि ये जो नंबर सिस्टम है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, बेस है उसको रेडिक्स बोलते हैं। सो वी हैव 2, 8, 10, 16। इनमें जो डिजिट्स यूज होती हैं वो बताई हैं और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है उसका एग्जांपल बताया है कि जैसे ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ 2 लिखा है, ये ऑक्टल है यहाँ 8 लिखा है, डेसिमल में यहाँ 10 लिखा है, दिस इज F and 0। सो ये आपका 16 है बच्चों। उसके बाद मैंने आप लोगों को इनके आपस के कन्वर्जन सिखाए हुए हैं बच्चों कि आपको एक सिस्टम से अगर दूसरे सिस्टम में जाना हो तो आप कैसे जा सकते हो बच्चों। सो लेट्स आई क्विकली गिव यू एन एग्जांपल, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है। सो लेट्स से कि हमारे पास कोई नंबर 123 है बच्चों। सो बेसिकली डेसिमल से अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम में जाना है, चाहे बाइनरी में जाना हो, चाहे ऑक्टल में जाना हो, किसी भी नंबर सिस्टम में जाना हो, 3, 4 एनीथिंग, तो उसके रेडिक्स से हम इस नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, ये मैंने सिखाया हुआ है कि जैसे 123 को अगर मेरे को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा सक्सेसिवली और रिमाइंडर लिखता जाऊंगा बच्चों। तो 61 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 से करोगे तो दोबारा 30 आ जाएगा, 15 करोगे यू विल गेट अ रिमाइंडर 0, 2, 7, 14 अगेन 1, 2, 3, 6 एंड 2 1s 2 एंड रिमाइंडर इज अगेन 1। ठीक है बच्चों, सो आप ये ध्यान रखो कि जब भी आप तब रुकोगे जब ये वाला जो आपका रिमाइंडर है वो इससे कम हो जाए। अब बाइनरी में तो यहाँ पर 0 या 1 ही आएगा, तो जब यहाँ पर 0 या 1 आ जाए तब रुक जाना और इस साइड से लिखना है। तो बेसिकली ये आपका बन जाएगा 1 1 1 1 0 1 1 ऐसे। तो ये डेसिमल में बन गया बच्चों। ठीक है, दैट्स हाउ। अब आपने अगर इसको बच्चों वापस अगर कन्वर्ट करना हो सो हम क्या करते हैं, उस केस के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, किसी भी बेस से डेसिमल में जाना हो तो सक्सेसिवली हायर पावर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो इसको 2 की पावर 0 से करेंगे,
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6 और एंड में इन सबको ऐड कर देंगे बच्चों। तो 2 की पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1 बच्चों। नाउ 2 की पावर 1 इज 2 इंटू 1 2, देन ये तो खैर 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 8, देन 2 की पावर 4 को भी 1 से करना है तो 16, 2 की पावर 5 और दोनों को 1 1 से करना है तो 32 एंड 64। हाँ बच्चों, तो ये ऐड करके देखो ये आपका 123 बन गया। सिमिलरली अगर इसको ऑक्टल में करना होता तो यहाँ 2 की बजाय 8 से डिवाइड करते बच्चों। ऐसी अगर यहाँ पर सपोज करो ये आपका ये ऑक्टल में है, इसको अगर इसको हमको डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है तो इसको 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 की पावर 1 से और इसको 8 की पावर 2 से। 8 की पावर 0 इज 1, 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 8 2 ज़ा 16, 64 ऐसे, तो ये ऐड कर दोगे तो ये 83 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो, सो दैट्स हाउ यू कन्वर्ट। उसके बाद बच्चों मैंने इसमें तुम लोगों को डायरेक्ट कन्वर्जन भी सिखाया मैं कि बाइनरी से तुम ऑक्टल में भी जा सकते हो। कैसे सिखाया था? 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो बाइनरी और ऑक्टल में क्या कनेक्शन हो गया? 3 के पेयर्स का कनेक्शन हो गया। ऐसे ही हेक्साडेसिमल इज 2 की पावर 4, तो वो यूज कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो, सो ये नंबर सिस्टम्स वाला पार्ट भी मैंने पूरी तरह से आपको इसका भी हिंट दे दिया है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बच्चों हम लोगों का जो नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज़ योर जनरेशन्स। तो इसमें जो जनरेशन्स वाला पार्ट है, जनरेशन्स बेसिकली क्या होती है बच्चों? अब आप लोगों ने देखा होगा जो ओरिजिनली बच्चों पुराने ज़माने में कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे बच्चों, बिल्डिंग के साइज़ के कंप्यूटर्स होते थे, उनकी टेक्नोलॉजी कुछ और होती थी। अगर लेट्स से देखो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उसकी बात करो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करो, अगर मैं कार्स की बात करूं बच्चों, किसी ज़माने में जो पहले वक्तों में कार होती थी वो कार्स बहुत बड़ी बड़ी होती थी, डिज़ाइन भी अच्छे नहीं होते थे, माइलेज भी कम देती थी और वो हीट अप भी जल्दी होती थी। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ आजकल जो मॉडर्न कार्स हैं उनकी स्पीड्स भी बढ़ गई हैं, उतनी गर्म भी नहीं होती हैं वो गाड़ियाँ, उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है ना। तो कंप्यूटर्स का भी यही है बच्चों। कंप्यूटर्स का क्या है कि पहले वक्त में इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे बिल्डिंग की साइज़ के, उनकी स्पीड्स कम होती थी, उनकी कंप्यूटिंग पावर बहुत कम थी और एफिशिएंसी बहुत उनकी कम थी, एसी चाहिए होता था उनको कॉन्टिन्यूसली। पर वक्त के साथ साथ बच्चों को टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, उनकी स्टोरेज पावर इंप्रूव होती गई, कंप्यूटिंग पावर इंप्रूव होती गई। और बच्चों हम लोग जो मेरा सबसे पहला कंप्यूटर था आई थिंक आई गॉट इट अराउंड 2001 और 2002। सो बच्चों वो इतना बड़ा कंप्यूटर था, उसमें वो कैथोड रे ट्यूब होती थी। मैं टीवी की बात करूँ, पुराने वक्त में वो बड़े बड़े टीवी चलते होते थे। आज के वक्त में जो आपके टीवी चलते हैं वो एलईडीज़ और एलसीडीज़ चलते हैं, मॉनिटर्स देख लो कंप्यूटर के। सो ये जनरेशन्स कुछ नहीं होती बच्चों, वो क्या होता है कि वक्त के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी होती है वो इंप्रूव होती जाती है, वो चेंज होती जाती है। तो जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी, वैसे वैसे उस डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होता जाएगा, स्टोरेज कैपेसिटी इंप्रूव होता जाएगा। तो बेसिकली वही चीज़ जो है उसी को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन्स बोला जाता है बच्चों। ठीक है, तो या तो आपका कोई नया टेक्नोलॉजी ही आ जाए या फिर आप लोगों का जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसमें कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो जाए तो उसको आप लोग एक नया जनरेशन बोलते हैं। जनरली बच्चों कंप्यूटर के जो जनरेशन्स हैं अगर मैं इनका आप लोगों को आइडिया दूँ तो जो सबसे पहली जनरेशन थी बच्चों, सबसे पहली जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इज वैक्यूम ट्यूब्स, कि जो उसमें आपका जो मेन कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड था बच्चों। वैक्यूम ट्यूब्स के बाद जो हमारी अगली जनरेशन आई बच्चों, इट वाज बेस्ड ऑन योर ट्रांजिस्टर्स, जो आपका पीएन जंक्शन वगैरह होता है, इट वाज बेस्ड ऑन योर ट्रांजिस्टर्स। जो उसके बाद हमारी थर्ड जनरेशन आई बच्चों, इट मूव्ड टूवर्ड्स योर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी बोलते हैं। तो आईसी बेसिकली क्या था बच्चों, आईसी में आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है, रेजिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। सो वो आपका आईसी बन गया। जो फोर्थ जनरेशन है बच्चों, उसने आईसी को भी एक कदम आगे ले गया वीएलएसआई पे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसमें बहुत सारे आईसी यूज करे उन्होंने। एंड जो अब बच्चों चल रहा है फिफ्थ जनरेशन, एआई बेस्ड जनरेशन है, उसमें आपका क्या है, दैट इज यूएलएसआई। उसने बहुत सारे वीएलएसआई को भी जोड़ के एक यूएलएसआई बना दिया, अल्ट्रा लार्ज स्केल। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो एक एवोल्यूशन था। अब इसमें बच्चों पूरे यूनिट में एक्चुअली हमने यही कवर किया है कि हमने जो जनरेशन्स हैं, मैंने इसमें जो आपको भी जनरेशन्स
बताया बच्चों, देखो कंप्यूटर में जो पेपर में क्वेश्चन आएगा प्रॉबेबली इनमें से किसी एक उसका कंप्यूटर का आपको जनरेशन का कोई कंप्यूटर पूछा जा सकता है, जिसके फुल फॉर्म्स वगैरह इसमें मैं अभी फटाफट बता दूंगा आपको। देन अदरवाइज आपको जो मेन क्वेश्चन आएगा बच्चों वो आपके कंपोनेंट्स वगैरह पे बेस्ड आएगा। जनरेशन्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आपको बस आइडिया होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा ये याद करने की ज़रूरत नहीं कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक जनरेशन चली थी, कोई भी नहीं पूछने वाला बच्चों, ठीक है। चलिए, सो बच्चों ये जो फादर ऑफ कंप्यूटर है इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली आ चुका है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको रेफर करते हैं बच्चों? चार्ल्स बैबेज को। तो इन्होंने जो सबसे पहला बनाया था कंप्यूटर, दैट वाज योर एनालिटिकल इंजन एंड योर डिफरेंस इंजन, ठीक है। फिर बच्चों उसके बाद देखो मैंने बताया था जनरेशन इन कंप्यूटर किसको रेफर करता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी दैट वाज बीइंग यूज्ड। सो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है बच्चों। थोड़ा सा इसमें और डिटेल में देखते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है उसका सीपीयू जो मैंने आपको बताया था, इट यूज वैक्यूम ट्यूब्स बच्चों। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो आपके पंच कार्ड्स हैं, ये जो पंच कार्ड्स हैं ये आपके इनपुट की तरह यूज़ होते थे। पंच कार्ड्स होता है बच्चों ऐसे लिटरली वो प्रोग्राम पंच करते होते थे 0 एंड 1 की फॉर्म में ना, और ऑपरेटर्स उसको फीड करते थे उसको बैच प्रोसेस की कि जो सिमिलर टाइप के आपके प्रोग्राम्स हैं उनको इकट्ठे फीड कर देते होते थे। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। सो जैसे मैंने आपको बताया वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत कॉस्टली है, साइज़ में बहुत ज़्यादा है, स्लो है, इसको AC का रिक्वायरमेंट है, नॉन पोर्टेबल है बच्चों। तो इसके ये कुछ एक्रोनिम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं: ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवैक बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बच्चों। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप ध्यान रखें। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर वाज यूनिवैक। पेपर में आई थिंक यही वाला क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, ठीक है। चलो, तो सेकंड जनरेशन मैंने तुम्हें बताया कि इसमें ट्रांजिस्टर्स वगैरह यूज़ हुए थे तो साइज़ थोड़ा सा कम हुआ था। पहली जनरेशन से फास्टर थे बट स्टिल अगेन बैच प्रोसेसिंग वगैरह ही था बच्चों इसमें भी। दे वर कंपैरेटिवली स्मॉलर, ये सब मैंने आपको बता दिया है। इसमें और कुछ नहीं है बच्चों कुछ खास करने वाला। ये नाम देख सकते हो CDC 1604, यूनिवैक 1108, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। थर्ड जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि बच्चों हमने ICs इंट्रोड्यूस किए थे, और थर्ड जनरेशन ही है जब आप लोगों के बच्चों हाई लेवल लैंग्वेजेस आने शुरू हो गए थे। सो फोर्ट्रान 224, उससे पहले एक्चुअली जो आपका सेकेंड जनरेशन था उसमें फोर्ट्रान 1 था। देन कोबॉल, पास्कल, बेसिक, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ हाई लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक है। सो उसके बाद बच्चों वी हैड योर फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आपके VLSI सर्किट्स थे। VLSI सर्किट्स में इट हैज़ क्लोज टू 5000 ट्रांजिस्टर्स, दे आर वेरी पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल, ये सब आपको मालूम है बच्चों। वी हैड हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++ वगैरह, ठीक है बच्चों। सो आई थिंक मोर और लेस जनरेशन्स का आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि जनरेशन्स में आप लोगों को क्या करना है, इनके जो मेन टेक्नोलॉजी है वो ध्यान रखनी है। देन बच्चों AI, जो AI जनरेशन चल रहा है उसमें आपका रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एग्जांपल क्या है? अलेक्सा से आप टाइम पूछ सकते हो, अलेक्सा डायरेक्टली टाइम बता देती है ना, तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आता है बच्चों। तो इसमें ULSI था बच्चों। इट हैज़ रिड्यूस द साइज़ कंसिडरेबली। साइज़ की अगर आप बात करो तो आज के वक्त में तो बच्चों ऑल इन वन मॉनिटर, वो होता है ना जिसमें मॉनिटर होता है और सारा सर्किटरी उसमें ही होता है, तो दिखने में सिर्फ एक मॉनिटर ही मिलेगा बस तुम्हें, तो वो ऑल इन वन आने लगे आजकल। तो आजकल ये चल रहे हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, नोटबुक, अल्ट्राबुक एंड सो ऑन, ठीक है जी। चलिए, सो दिस वुड कवर अप योर जनरेशंस बच्चों। इसके बाद बच्चों जो आप लोगों का आज के वक्त के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर इंटरनेट। कि भाई ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये सारा का सारा जो कंप्यूटर्स है आखिर ये आपस में आजकल जो कंप्यूटर है बच्चों वो किस लिए यूज़ हो रहा है, आप अगर देखो तो इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर सो मेनी थिंग्स। मेरे को अगर कोई चीज़ नहीं पता होती ना तो मैं कोई बुक उठाने की बजाय सबसे पहले गूगल आउट करता हूँ बच्चों, तुम भी यही करते होगे, आई एम वेरी श्योर। तो आप एक्चुअली अगर आप देखो तो इंटरनेट ने हमारी लाइफ्स को इतना ज़्यादा टेक ओवर कर लिया है। फ़ोन्स पे आप ईमेल चेक कर सकते हो, आप अपना जो है सोशल मीडिया चेक कर सकते हो, न्यूज़ आप ऑनलाइन देख सकते हो, गूगल पे सर्च आउट कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है ईमेल कर सकते हो किसी को भी बैठे हुए कहीं पर भी, कोई भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्स वगैरह के थ्रू, गूगल शीट्स वगैरह के थ्रू कोलैबोरेट कर सकते हो। ये सारा बच्चों क्या है बच्चों, ऑल दिस इज पावर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अगर इंटरनेट ना हो तो ये इतनी कोलैबोरेशन और इतना डेटा शेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। सो
इंटरनेट इज़ प्रॉब्ली ये जो हम आपके पास लेक्चर पहुंचा पा रहे हैं ये भी इंटरनेट का ही एक तरह से बच्चों इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। चलिए सो बच्चों इसमें हम इंटरनेट में मैंने तुम लोगों को ये सिखाया हुआ है, सब कुछ सिखाया था कि जो इंटरनेट है वो एक्चुअली काम किस तरीके से करता है। इंटरनेट को काम करने के लिए बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर पैकेट स्विच थ्योरी। ठीक है, ये मैं आपको बताया हुआ TCP IP जो सब कुछ सिखाया था मैंने, उसमें क्या बताया था कि इंटरनेट जो है वो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र करता है कि जो भी डेटा होगा उसको वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके उनको पैकेट में बंद करके कि भाई कहाँ से कहाँ जाना है वो दैट्स हाउ दिस इन्फॉर्मेशन इज़ राउटेड। मतलब अगर आपने फेसबुक पे कोई इमेज लोड करी तो पूरी की पूरी इमेज एक बारी में नहीं आएगी इकट्ठे, वो उसको छोटे छोटे बिट्स में डिवाइड कर देगा एंड दैट्स हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग थ्रू द एंटायर वर्ल्ड। ओके, तो ये इंटरनेट क्या है बच्चों, बेसिकली इसको मैंने समझाया था, तो मैं इंटरनेट के थ्रू समझाया था कि इंटरनेट क्या है कि भी जैसे अगर सपोज करो कि इस रूम में जितने भी कंप्यूटर्स हैं हम उनको एक कॉमन स्विच से हब से कनेक्ट कर लें तो वो तो एक तरह से हमारा इंटरनेट बन जाएगा बच्चों। मैंने अपने लैपटॉप पे कोई वेबसाइट बनाई हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग एक्सेस कर सकें, तो एक तरह से वो इंटरनेट है बच्चों। अब मैं चाहता हूँ कि कोई बाहर का मेरा वेंडर भी आके उसको एक्सेस कर सके, तो हम फायरवॉल के थ्रू उनको एक्सेस दे देंगे एंड दैट वुड बिकम योर सॉर्ट ऑफ योर एक्स्ट्रानेट। दुनिया के ऐसे जितने भी नेटवर्क्स हैं जब हम उन सबको कनेक्ट कर देंगे बच्चों थ्रू राउटर्स, थ्रू स्विचेस, सो दैट वुड बिकम योर इंटरनेट बच्चों। उसके अलावा ये पैकेट स्विच मैंने तुम्हें बता दिया है। HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का क्या रोल है बच्चों। HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो ना बच्चों, इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड एज एन HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, और जो भी वहाँ से कंप्यूटर्स, क्योंकि आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, जब भी वहाँ से सर्वर से कोई पेज आएगा दैट इज नोन एज योर HTTP रिस्पॉन्स। ये HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है बच्चों। IP एड्रेसेस क्या होते हैं बच्चों, IP एड्रेसेस का बेसिक रोल क्या है बच्चों। IP एड्रेस एक तरह से तुम्हारा कंप्यूटर पे एड्रेस की तरह एक्ट करता है, जैसे घर पे तुम्हारा फिजिकल एड्रेस है ना, बस बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है। तुम्हारे कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसका जो जैसे तुम्हारा सिम कार्ड होता है उसका एक नंबर होता है ना बच्चों, देयर इज सम नंबर इन सिम कार्ड जिससे कभी भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है सिम कार्ड को, तो वैसे ही आपका जो NIC होता है उसका भी आपका ऐसा ही एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता बच्चों उस NIC का। अगर तोड़ भी दोगे ना तो भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो NIC क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको असाइन है कि भी आपने ये वाले यूज़ करने हैं, आपने ये वाले यूज़ करने हैं, तो ऐसे जो NICs हैं वो सारे असाइन हैं बच्चों। सो दे आर यूनिक एक्चुअली। सो इसमें आपके दो टाइप के IP एड्रेसेस होते हैं बच्चों, एक IPv4 और एक IPv6। ये मैंने आपको करवाए हुए हैं, मैं आगे और बता दूंगा। देन आगे चल के स्टैटिक और डायनेमिक IP एड्रेस मैंने बताए थे। स्टैटिक मैंने बताया था कि किनको देते हैं, सर्वर्स वगैरह को देते हैं क्योंकि वो कभी मूव नहीं करते अपनी जगह से। डायनेमिक किनको मिलते हैं बच्चों, जो आपके डिवाइसेस मूव करते रहते हैं। मैंने आपको DHCP का एग्जाम्पल दिया था, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, कि भाई ये क्या होता है कि जैसे मैं अपने ऑफिस गया तो वहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट हो गया तो IP मिल गया, वापस घर आया तो वहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, वहाँ पर IP मिल गया, रिकॉर्डिंग करने के लिए आया ऑफिस तो यहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट हो गया तो यहाँ पर मिल गया IP। ऐसे तो ये DHCP होता है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना था, डायनामिकली अपने आप से असाइन हो जाता है। www बच्चों ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ये मैंने तुम्हें बताया था कि बच्चे इसको इंटरनेट से कंफ्यूज करते हैं। एक्चुअली दे आर डिफरेंट थिंग्स। क्या बताया था मैंने कि इंटरनेट तो एक तरह से तुम्हारा बच्चों ऐसा मान लो कि हार्डवेयर है, कि भाई इंटरनेट तो इज़ अ मीडियम। अब उस पे मीडियम पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है दैट इज़ योर www। सो इंटरनेट पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है बच्चों, जो भी पेजेस वगैरह हैं, उस सबको आप बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो पेजेस हैं बच्चों दे आर इन फॉर्म ऑफ HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है। इसको हाइपरटेक्स्ट क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि बेसिकली आप कभी भी किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्लिक करोगे, जैसे अगर मैं गूगल की बात करूं बच्चों, आपने गूगल पे डाला रेलवे रिजर्वेशन तो IRCTC की वेबसाइट आई, आप क्लिक करोगे तो इट विल टेक यू टू द IRCTC वेबसाइट ना, उसी को बोलते हैं आप लोग हाइपरटेक्स्ट बच्चों। ठीक है, सो HTML वेब पेज, HTML बता दिया बच्चों। वेब पेज क्या होता है भाई, किसी भी इन्फॉर्मेशन को जब आप एक ऑर्गेनाइज, जैसे बुक में बच्चों चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग पेजेस होते हैं, वैसे ही वेब पेज होता है आपका, कि भाई जैसे अगर IRCTC की वेबसाइट है तो उस पर एक पेज मैंने रिजर्वेशन के लिए बना रखा है, एक पेज लेट से कि मैंने ट्रेन्स के शेड्यूल दिखाने के लिए बना रखा है, एक पेज लेट से मैंने जो अलग अलग
लेट्स से स्टेशंस का इन्फॉर्मेशन है उसके लिए बना रखा है बच्चों, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट में अलग अलग टाइप के पेजेस होते हैं बच्चों, जो बेसिकली सेम टाइप की फंक्शनैलिटी को एक पेज पे रखते हैं। सो दे आर नोन एज योर वेब पेजेस। यू हैव स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस बच्चों, अगर मैं रिलायंट अकेडमी की बात करूं तो लेट्स से हमारा टीचर्स का पेज है, 5-6 टीचर्स, जो भी 2 टीचर 3 टीचर, तो किसी भी अकेडमी का जैसे लेट्स से 10 टीचर्स, सो दैट पेज वुड बी स्टैटिक, कि भी उसमें कुछ चेंज तो मैंने करना नहीं। पर जैसे अगर मैं IRCTC की बात करूं, मेरे को रिजर्वेशन के लिए मैंने कुछ पुलअप किया बच्चों, तो वो इन्फॉर्मेशन जो यूजर को दिखाएंगे वो चेंज इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक पेज। स्टैटिक पेज जनरली बच्चों हम लोग वेब सर्वर से ही सर्व करते हैं, और डायनामिक पेजेस हम लोग जो सर्व करते हैं वो एप्लीकेशन सर्वर से करते हैं। जो कुछ वेब पेजेस को जो एक फंक्शनैलिटी के जो कनेक्टेड वेब पेजेस होते हैं उनको इकट्ठे जोड़ के आप लोग बनाते हो वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होता है URL बच्चों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, www.reliancenet.com। तो ये हमारी क्या है, एक तरह से डोमेन है बच्चों। .com क्या है, एक्सटेंशन है। तो अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि भाई जब मैंने URL डाला www.reliancenet.com, तो उसको कैसे पता चला कि रिलायंट नेट जो है उसके लिए मेरे को किस एड्रेस पे जाना है। इंटरनेट वर्ल्ड में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर IP एड्रेसेस। सो बच्चों उसके लिए होता है एक DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ये जो आपका ISP होता है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जनरली वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने रिलायंट नेट डाला ना अपने ब्राउजर में, तो वो पहले रिक्वेस्ट ने जाके ढूंढा कि रिलायंट नेट मतलब कौन से एड्रेस पे जाना है, तो वो डोमेन नेम सिस्टम उसको बताएगा कि DNS सर्वर बताएगा कि ये जो है आपको वहाँ पर उस सर्वर पे है इनकी वेबसाइट, चाहे US में, चाहे UK में, चाहे इंडिया में, तो वो सब यहाँ से पता लगता है। तो उसके थ्रू वो रिक्वेस्ट हमारे पास राउट होगी और हम उसको रिस्पॉन्स देके वापस भेजेंगे। तो ये जो डोमेन्स हैं कौन असाइन करता है बच्चों, ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। की इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देन एक्सटेंशंस मैंने करवाई हुई है, एक्सटेंशन पे बेस पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसमें मैंने तुम्हें हाई लेवल करवाई हुई है, कंट्री बेस करवाई हुई है। जैसे हाई लेवल में कौन सी आती है, जैसे कॉम है, कमर्शियल आ गई, ऑर्ग आ गई। सिमिलरली कंट्री वाली में इंडिया के लिए .in आ गई, ऑस्ट्रेलिया के लिए .au आ गई, जर्मनी के लिए .de आ गई, ऐसे। सर्च इंजिन्स, रोबोट, स्पाइडर्स, क्रॉलर्स, SEO, ये सब टर्म्स क्या हैं बच्चों। तो बेसिकली आजकल जो मैं गूगल की बात कर रहा हूँ कि मैंने कोई भी चीज़ सर्च करनी तो मैं गूगल खोल के टाइपिंग करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो वो सारा उसको आप लोग सर्च इंजन बोलते हैं। ये सर्च इंजन किस कॉन्सेप्ट पे चलता है बच्चों, रोबोट्स और स्पाइडर्स पे। तो वो बेसिकली क्या करता है कि जितने भी www पे पेजेस हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो इंडेक्स करके रखते हैं, तो उनको पता होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन के लिए कौन से पेजेस हैं बच्चों। क्रॉलर्स क्या होता है बच्चों, क्रॉलर्स बेसिकली जैसे कई बार क्या होता है, आजकल इतने सारे वेबसाइट्स हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, तो उन वेबसाइट्स पे आप लोग अगर ढूंढना चाहो, आप लोग कई बार सर्च करते होगे ना कि चीपेस्ट प्राइस करके, तो वो जो है बच्चों वो क्रॉलर क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन जगह जगह सारी वेबसाइट से कलेक्ट करके तुम्हें लाके सिंगल वेबसाइट पर दिखाएगा। तो वो ऐसे क्रॉलर वगैरह जो लोग बनाते हैं, वो लोग मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए उनको पैसे भी मिलते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट ऊपर दिखाओ। एक्चुअली में तो सारी की सारी जो रेस है बच्चों, वो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अपना लिंक ऊपर लाने की है बच्चों, ठीक है। सर्च इंजन इसी रोल पे, इसी उस पे काम करते हैं, प्रिंसिपल पे। अभी OSI मॉडल में तुम्हें बता देता हूँ। फिर मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ नेटवर्क करवाया हुआ बच्चों। इसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं टाइप ऑफ नेटवर्क में, वो आपके मेन तो यही होते हैं बच्चों, एक LAN होता है और एक WAN होता है। बाकी हाँ, मेट्रोपॉलिटन आप बोल सकते हो ISP के एग्जांपल लेके कि भाई एक मेट्रो एरिया में, पर्सनल एरिया भी बोल सकते हो जो मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें। तो बेसिकली LAN क्या होता है बच्चों, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पर भी आइडियली बच्चों आप इसको ऐसा समझो कि अगर सपोज 2 कंप्यूटर्स हैं, उनको हम लोगों ने आपस में ऐसे तार से डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है, तो वो एक तरह से आपका LAN का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। और WAN का एग्जांपल क्या होगा बच्चों, अगर सपोज करो कि जैसे मैं, कोई मेरे साथ यहाँ सामने ही बैठा है, मैं इसके साथ फेसबुक पे चैटिंग कर रहा हूँ, तो मैं जो पहले रिक्वेस्ट भेजूंगा वो पहले फेसबुक पे सर्वर पे जाएगी, वहाँ से वो इसके पास आएगी। तो एक तरह से वो किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, WAN का एग्जाम्पल हो गया। तो LAN बेसिकली एक तरह से ये कि जब डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर जनरली। क्योंकि अब भाई अब तारे तुम कितनी दूर बिछा सकते हो ना, मैं यहाँ से लेके कोई मुंबई तक तो तार डायरेक्टली बिछा नहीं सकता। तो इसी वजह से अब हम लोग बोलते हैं कि LAN इज इन कंप्यूटर्स विद क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। देन बच्चों इसके नेटवर्क के टोपोलॉजी आते हैं, कुछ स्टार टोपोलॉजी है आपको,
दिस इज स्टार टोपोलॉजी एंड सो ऑन। बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, टोपोलॉजीज दे डोंट मैटर। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्टार टोपोलॉजी। चलो तो इसमें देखते हैं कि हमने और डिटेल में आगे क्या क्या किया हुआ था, इन केस अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है। सो ये मैंने इंटरनेट का तुम्हें बेसिक बताया हुआ है बच्चों कि जो इंटरनेट है ये एक्चुअली में शुरू किसने किया था, ये डार्पा ने शुरू किया था, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इनका क्योंकि रशिया के साथ यूएस का कोल्ड वॉर चल रहा था, तो इनको लगा कि कहीं अगर कोई न्यूक्लियर बम वगैरह फोड़ दिया तो हमारा सारा डिफेंस सिस्टम ठप हो जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ कोलैबोरेशन के लिए ये बनाना शुरू किया था। लेनार्ड क्लाइनलॉक का नाम इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए बच्चों। इन्होंने ही पैकेट स्विचिंग थ्योरी प्रपोज करी थी, जो मैंने तुम्हें बताया था। स्मॉल पैकेट्स ऑफ डिजिटल डेटा, इट इज गिवन एन एड्रेस टू ट्रैवल राउटेड टू इट्स डेस्टिनेशन बच्चों, ठीक है जी। चलो सो जो सबसे पहला इनका जो नेट था उसका नाम था आर्पानेट। ये मैंने आपको बताया था आर्पानेट के बच्चों अभी भी इसमें स्पेलिंग गलत हैं। सो ये मैंने आप लोगों को बताया था आर्पानेट का फुल फॉर्म ऑलरेडी डिफेंस रिसर्च, जैसे ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, सो उनका जो नेटवर्क था उसका नाम था आर्पानेट बच्चों, ठीक है जी। चलिए सो इसमें TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली बच्चों क्या होता है। सो कंप्यूटर पे जो अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हैं, मैक है, विंडोज़ है, उन सबको स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल, एक लैंग्वेज देने के लिए कि भाई आपने एक रूम में एक जर्मनी का बंदा बिठा दिया, एक फ्रांस का बिठा दिया, एक इंडिया का बिठा दिया, वो कुछ बात नहीं कर पाएंगे। पर अगर मैं उनको एक कॉमन लैंग्वेज दे दूँ, कुछ रूल्स दे दूँ कि भाई अगर आपने 2 फिंगर दिखाई तो इस वर्ड का ये मतलब है, तो प्रोटोकॉल बोलते हैं बच्चों इसको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में। तो कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं जो इन सब लोगों को, फिक्स फॉर्मेट्स हैं, रूल्स हैं जो इन सभी अलग अलग टाइप के डिवाइसेस को जो है फॉलो करने पड़ते हैं बच्चों। तो TCP/IP इज योर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड योर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए सो बच्चों ये मैं अभी बताता हूँ आपको ईमेल और SMTP के बारे में बताता हूँ। ये वर्ल्ड वाइड वेब, HTML वगैरह सब मैंने तुम लोगों को बता दिया है। जो इसमें टिम बर्नर्स ली है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों। टिम बर्नर्स ली को क्या चीज़, सो www इज एसोसिएटेड टू टिम बर्नर्स ली बच्चों। देन ये सब हम लोग कर चुके हैं बच्चों, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन बच्चों ये IPv4 IPv6 का एक बार हम देखेंगे डिफरेंस। तो जब बच्चों ये कंप्यूटर्स शुरू हुए थे, जब मैंने आपको बताया कि फिजिकल एड्रेसिंग हमने देनी शुरू करी, तो लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंटरनेट इतना बड़ा हो जाएगा, इतने सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। तो उस टाइम पे क्या था, वो हर कंप्यूटर को अलग एड्रेस देते थे। फिर वो लगा कि ये तो ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि उन्होंने जो नोटेशन यूज़ किया था वो नोटेशन ये वाला था बच्चों, ये 192 ऐसे यूज़ किया था, ठीक है। ये टोटल 32 बिट का नंबर है। 32 बिट अगर आप लोगों को मालूम हो तो टोटल बच्चों सो 1 बाइट हैज़ योर 4 बिट्स ना, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों ये आपका जो है 4 बाइट्स का हो जाएगा, ठीक है। चलो सो ये अब आप सोचो कि ये 255.255.255.255 जो है मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है बच्चों। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ऑक्टेट, ठीक है जी। तो ये जो सारे ऑक्टेट हैं ये टोटल आपके 8 बिट्स के हैं। 8 बिट्स माने 2 की पावर 8 2 की पावर 8 2 की पावर 8 ऐसे करते करते तो टोटल 2 की पावर 32 तक पॉसिबल है। तो इतने IP एड्रेसेस इसमें आने पॉसिबल थे। अब उनको लगा कि भाई ये वाले IP एड्रेसेस तो खत्म हो जाएंगे, इसी वजह से क्या किया इन लोगों ने, एक नया सिस्टम लेके आए IPv6। तो IPv6 जो है बच्चों, IPv6 में इन्होंने हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज करना शुरू किया, जैसे ये मैंने इसमें लिखा हुआ है। ये इसमें डॉट की जगह कोलन्स यूज करते थे, ऐसे बच्चों कोलन्स यूज करते हैं। तो ये जो है बच्चों आपका ये 2 की पावर 128 तक चला गया। अब इसमें इतने सारे IP एड्रेसेस हैं कि ये कभी खत्म नहीं होंगे बच्चों। सो इट इज 128 बिट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 16 बाइट्स बच्चों, ठीक है जी। चलो तो ये IPv4 और IPv6 है। देन बच्चों मैं आपको बता रहा था टॉप लेवल डोमेन्स, मैंने आपको बताया कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए .com चलता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए .org चलता है। ये पेपर में भी आता है, हर बार आएगा ही आएगा एक्सटेंशंस तो। देन .net है बच्चों, ये नेटवर्क कंपनीज के लिए, एजुकेशन के लिए .edu चलता है।
इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं तुमने देखा होगा, उसमें indian.gov.in करके होते हैं, चाहे कोई वेब हमारी इनकम टैक्स वाली वेबसाइट है, जो भी GST है तुम देख सकते हो। टॉप लेवल डोमेन्स में बच्चों आपके .com .net वगैरह आ गए जो मैं बता रहा था आपको। देन बच्चों उसके बाद ये आपके कंट्री के टॉप लेवल डोमेन्स हैं जो इसमें 2 लेटर ISO कोड्स यूज़ होता है कंट्री के। D है जर्मनी के लिए, FR है फ्रांस के लिए, IN है इंडिया के लिए, ये बताया था। देन बच्चों इसके बाद आपका मैंने आप लोगों को ये OSI मॉडल करवाया हुआ है नेटवर्किंग में। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की तो ज़रूरत नहीं होती है, बट थोड़ा मैंने आप लोगों को इसमें आइडिया दिया हुआ है। क्या है एप्लीकेशन लेयर, क्या था बच्चों, जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं कि भाई मैंने ब्राउज़र खोला तो वो एप्लीकेशन है बच्चों, ठीक है। अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन है कि मैंने कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल लिया, फेसबुक भी खोल लिया, साथ में मैं मेल भी सेंड कर रहा हूँ, तो वो सारे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन हैं। अब हर एप्लीकेशन जो है बच्चों अलग अलग पोर्ट यूज़ करती है। जैसे ईमेल है वो अलग पोर्ट यूज़ करेगा, HTTP अलग पोर्ट यूज़ करेगा, मैं SSH यूज़ करता हूँ वो अलग पोर्ट यूज़ करेगा बच्चों, टेलनेट करूँगा वो अलग पोर्ट यूज़ करेगा, टीम व्यूअर करूँगा वो शायद से अलग पोर्ट यूज़ करे। तो सारे एप्लीकेशंस के अलग अलग पोर्ट्स होते हैं बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है बच्चों, प्रेजेंटेशन लेयर जो आपका डेटा है उसको सही फॉर्मेट में लेके आता है, उस डेटा को एन्क्रिप्ट करता है ताकि भाई किसी को वो उस डेटा को मतलब वो लीक ना हो, वो डेटा तो एन्क्रिप्ट करता है बच्चों, और जो अननेसेसरी डेटा है वो उसमें से रिमूव करता है, क्लीन करता है बच्चों उसको, ठीक है। सेशन क्या करता है बच्चों, सेशन जो है ये आपका पोर्ट टू पोर्ट एस्टैब्लिश करता है एक तरह से कि भाई अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई मैंने स्काइप भी खोला हुआ है अपने कंप्यूटर पे, मैंने फेसबुक भी खोला हुआ है, मैंने TCP भी, टेलनेट भी खोला हुआ है। तो बच्चों अब जो डेटा जिस एप्लीकेशन में आना है, जिस पोर्ट पे आना है, कभी ऐसा देखा है कि तुम्हारा वो मिक्सअप हो जाए, नहीं होता ना। तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ये सेशन प्रोटोकॉल, ये जो सेशन लेयर है ये देख रही होती है कि कौन सा डेटा किस पोर्ट पे जाना है, ठीक है, किस सेशन में जाना है। सिमिलरली बच्चों ट्रांसपोर्ट लेयर वही है जो मैंने आपको TCP में बताया था कि ये क्या करता है, डेटा को सेगमेंट्स में बांटता है, छोटे छोटे सेगमेंट में, और सीक्वेंस लगा देता है 1 2 3 4। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी जो फोटो आई वापस फेसबुक में लोड करो, उसमें नाक ऊपर हो जाए और आंखें नीचे हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो वो सीक्वेंस लगा होता है बच्चों इन्फॉर्मेशन में हमेशा, ठीक है। तो वो आपका ट्रांसपोर्ट है। इसमें आपके 2 प्रोटोकॉल्स हैं, TCP और UDP। TCP में बच्चों बेसिकली फीडबैक वापस आता है, अगर कोई पैकेट ड्रॉप है तो आप उसे वापस सेंड कर सकते हो। UDP में ऐसा नहीं होता है बच्चों। स्काइप कॉल वगैरह के लिए आप लोगों का जनरली UDP यूज़ होता है, क्योंकि जैसे आपने बोला हेलो, उसमें बीच का लेट से E या फिर H ड्रॉप हो गया तो उधर सामने वाले को LO सुनेगा, ठीक है, पर वो समझ गया कि आप क्या बोल रहे हो। अब इमेजिन करो कि TCP यूज़ करो तो उसमें थोड़ी देर बाद H वापस ट्रांसमिट होगा, तो LO H तो ऐसा सुनेगा। तो इस वजह से जनरली इनमें हम UDP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सीक्वेंसिंग लगा दी उसमें। आगे फिर नेटवर्क लेयर क्या करता है बच्चों, वो उनको पैकेट बनाता है। पैकेट कैसे बनाता है कि जब भी आपने लेटर भेजनी है, आप लेटर को एनवेलप में डाल के उसके ऊपर एड्रेस लगाते हो ना, तो वो IP एड्रेस लगा देता है बच्चों, हेडर्स लगा देता है, तो वो IP एड्रेस आ जाएंगे उस पर। उसके बाद डेटा लिंक लेयर क्या करता है बच्चों, फिजिकल एड्रेसेस लगाता है, मतलब मैक एड्रेसेस होते हैं, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, S मैक और D मैक बच्चों। इस पे ही आपके इस पे राउटर्स होंगे, इस पे आपके ईथरनेट, PP, स्विचेस, ब्रिजेस वगैरह सब इस पे होंगे डेटा लिंक लेयर पे। जब ये बच्चों पैकेट पे ये आपके फिजिकल एड्रेसेस लगा देगा ना, S मैक D मैक, तो उसको बोलते हैं फ्रेम्स। और फिजिकल लेयर बच्चों आपको मालूम है ये एक्चुअल लेयर जो होती है जिसपे आपका एक्चुअल डेटा फ्लो करता है बच्चों, ठीक है जी। चलो, तो OSI मॉडल का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एंड बच्चों इन द एंड वी हैव दिस SMTP जो ईमेल कैसे फ्लो करती है बच्चों। सो ईमेल के लिए बच्चों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है आपका। इंटरनेट का भी वही है बच्चों, इसका ईमेल का भी वही है कि जैसे भी मैंने भेजा kb@xyz.com, तो वो सबसे पहले जब एड्रेस जाएगा ना बच्चों, तो उसमें जो आपका ईमेल क्लाइंट होगा, जो भी आपका सेंडर ईमेल क्लाइंट होगा, देखो मैंने सब लिखा है इसमें प्रोसेस, तो बोलता है भी सेंडर कंपोजेस मैसेज यूजिंग ईमेल क्लाइंट। उसके बाद ये जो ईमेल क्लाइंट है वो आपका SMTP सर्वर पे जाता है। SMTP सर्वर क्या करता है, DNS सर्वर को यूज करता है रेसिपिएंट की डोमेन, मतलब वो रेसिपिएंट का जो बॉक्स है, जो kb@xyz.com बोला, वो बॉक्स कौन से सर्वर पे लाई करता है, कहाँ एड्रेस कहाँ है उसका, तो वो बच्चों वो DNS सर्वर से लोकेट करके इसको वापस भेजता है। इंटरनेट के थ्रू राउटिंग होते होते वो मैसेज जो है वो आपका पहुंच जाता है जो आपका रेसिपिएंट सर्वर है उसके पास। अब ये उसके पास आ गया, अब यहाँ से एक्सेस करने के लिए
उसके पास आगे 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं बच्चों, ये तीनों प्रोटोकॉल का नाम समझ लो। SMTP बताया मैंने, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP बताया मैंने, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो SMTP तो बच्चों जब भी आप मेल भेजते हो तो SMTP प्रोटोकॉल कॉल होता है बच्चों, ठीक है। जब भी ये जो POP3 है और ये IMAP है, ये मेल्स यूज रीड करने के काम आते हैं। POP3 आपका पोस्ट ऑफिस क्यों है, ये क्या करता है बच्चों। अब चलो मैं पहले IMAP बताता हूँ। अब जैसे आपके पास 10 डिवाइसेज हैं, अलग अलग डिवाइसेज, कंप्यूटर है, टैबलेट है, फ़ोन है, तो वो सारों से आप चाहते हो कि मैं मेल एक्सेस करूँ, है ना। आप Gmail उस सब पे एक्सेस करते हो, पर ऐसा तो नहीं होता कि एंड्रॉयड पे कल की मेल आ रही है, लैपटॉप पे आज की मेल दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं है बच्चों। सब पे इन सिंक होती है ना, तो वो IMAP होता है। IMAP में क्या होता है कि आपकी मेल एक सर्वर पे पड़ी है, बस आपको एक रीड व्यू मिल जाता है वो देखने के लिए कि चलो आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो वो सिंक में रहते हैं सारे डिवाइसेस, ठीक है। वो IMAP होता है। पर मेल आपके पास लोकल कॉपी नहीं होगा, मेल सर्वर पे ही पड़ी होगी। POP पे क्या होता है बच्चों, अब जैसे जो आपके लीगल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं तो उनको मेल्स का बैकअप चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे कुछ क्लाइंट हैं, लोकल क्लाइंट आते हैं, आउटलुक आता है, तो वो क्या करते हैं कि मेल अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड करके बैकअप रख लेते हैं और वहाँ सर्वर से वो मेल डिलीट हो जाती है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड योर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP बच्चों। That's how your email works। और बच्चों email के पार्ट्स हैं जिस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आ सकता है। So that's how this your email looks। This is your to, this is your subject, this is your body and this is your signature। ठीक है बच्चों। सो ये ध्यान रखो कि ये रेसिपिएंट्स हैं, ये कभी एम्प्टी नहीं हो सकते, टू वाला पार्ट कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। देन बच्चों अब इसमें क्या होता है, ये CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी बच्चों, ठीक है। तो ये कॉपी है और ये BCC है। तो ये 2 और CC वाले एक दूसरे को देख सकते हैं। बेसिकली 2 का मतलब क्या होता है, तुम जिसको मेल एड्रेस कर रहे हो, और CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी की भी कौन किसी और को उसका इन्फॉर्मेशन साइड में मिलना चाहिए कि भी ठीक है, कोई बॉस वगैरह कई बार होता है ना कि आप कॉपी में रखना चाहते हो वैसा। और BCC होता है बच्चों अगर तुम मेल को किसी से छुपा के भेजना चाहते हो, मतलब कि भाई पता ना चले कि इसको भी मेल गई है। तो इनमें से 2 और CC वालों को BCC के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, जबकि BCC वाला इन लोगों को देख सकता है। पर अगर आपने 10 लोगों को BCC में डाला है तो वो लेट्स से कि मैं BCC में हूँ, तो मैं सिर्फ अपने आप को देख पाऊंगा, इन लोगों को नहीं देख पाऊंगा। इनको तो देख सकता हूँ पर BCC में और कौन है मेरे अलावा उनको नहीं देख सकता, और ये 2 और CC वाले BCC को नहीं देख सकते बच्चों, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, ठीक है जी। सो दिस वुड कवर अप योर ईमेल्स। ये यहाँ से अटैचमेंट होती है बच्चों, ये फॉन्ट्स वगैरह के लिए है। सो खैर ये सब आई होप तुम सब ने ये सब यूज़ किया हुआ होगा। एंड बच्चों इसमें जो हम लोगों का लास्ट पार्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली जो आज का टाइम है, अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस करा है बच्चों, तो आप लोगों को ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। डिजिटल इनिशिएटिव्स पे बेस्ड क्वेश्चन 100% आना ही है बच्चों। तो दीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय NME ICT। NME ICT क्या है बच्चों, नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन थ्रू ICT, ठीक है जी। चलो तो इसमें बच्चों कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। मैं डिटेल में तो खैर इनको नहीं कराऊंगा, बट यू शुड फाइंड देम वेरी इजीली। मैंने इसमें सब इन्फॉर्मेशन गिवन है समरी। तो सबसे पहले इसमें आता है बच्चों स्वयं। सो दिस इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स बच्चों। इंडिजीनियस MOOC पोर्टल। MOOC क्या होता है बच्चों, मैसिव ओपन ऑनलाइन कंटेंट है ना, Udemy है वो MOOC है। तो ये इंडिजीनियस MOOC है, मतलब इंडिया के ही होंगे सब। तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड की भी आपने इंडियन लोगों को यूज़ करके कुछ इंडिजीनियस MOOC बनाया, मतलब कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, आप वो एक्सेस कर सकते हैं। देन स्वयं प्रभा बच्चों, DTH चैनल्स हैं बच्चों 32। इसमें क्या है, दे आर ट्रांसमिटिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट डायरेक्ट टू एवरी होम विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। चलो NDL इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें डिजिटल बुक्स हैं, आप लोग एक्सेस कर सकते हो। NAD इज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी बच्चों, ये देखो क्या है, दिस इज फॉर ऑथेंटिकेटिंग ऑल द सर्टिफिकेट्स इशूड बाय इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर ऑथेंटिकेटिंग देम एज पर द नीड ऑफ द यूजर्स, कि भाई जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो इंस्टीट्यूशंस ने इशू किए हैं वो सब आप ऑनलाइन ही ऑथेंटिकेट कर सकते हो। देन ये ई-शोध सिंधु क्या है बच्चों, more than 15,000 international electronic journals and e-books are made available to educational institutions। वर्चुअल लैब्स हैं। ई-यंत्र क्या है बच्चों,
ई यंत्र रोबोटिक्स का प्रोग्राम है बच्चों, सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए आने वाले टाइम में। यूनिवर्सिटीज़ में तो है, स्कूल्स को भी बोला इन्होंने, एक्चुअली आई थिंक 6th ऑनवर्ड्स शायद से बोला गया है ये। सो दिस रोबोटिक्स का इज ई यंत्र। कैंपस कनेक्टिविटी बच्चों, हाई स्पीड कनेक्टिविटी जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को ऑफर की जा रही है। टॉक टू अ टीचर बोलता है कि इट इज़ डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे एंड फ्री एक्सेस टू अ फ्यू सेलेक्ट graduate and postgraduate courses taught at IIT Bombay by distinguished faculty members। इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ, ये तो खैर IIT बॉम्बे का है, पर अभी रिसेंटली आई वाज चेकिंग IIT मद्रास ने लॉन्च किया है बच्चों, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड ऑल दैट, उन्होंने BSc लॉन्च किया है। सो BSc प्रोग्राम है, बट देन इट्स ऑल्सो कम्प्लीटली ऑनलाइन बच्चों। देन ई आचार्य क्या है बच्चों? इट इज़ इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल, रिपोजिटरी ऑफ ई कंटेंट। All the content produced under NMEICT is part of the repository platform। Then e-Kalpa है, it is based to your digital learning, design पे based है बच्चों, डिज़ाइनिंग के लिए है। Then free and open source software for education बच्चों, FOSSEE बोलते हैं इसको। कई बार क्या होता है ना बच्चों कि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं इनके लाइसेंसेस रहते हैं, तो वो लाइसेंस मतलब परचेज करना पड़ता है। तो ये FOSSEE में क्या है आपका, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन है। देन ई विद्वान है बच्चों, बेसिकली इट इज़ अ डेटाबेस ऑफ स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स, कि भाई आपने कोई भी कमेटी बनानी होगी तो उनको ढूंढने में आसानी रहेगी, तो दैट इज़ योर ई विद्वान। सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों क्या है, दिस MHRD हैज़ अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट टू IIT दिल्ली टू सेटअप 24/7 बैक्ड डेटा सेंटर, की भी अपना डेटा सेंटर जो है वो बनाएंगे। एंड जो उसमें क्लाउड है दैट विल बी नोन एज और बादल, ठीक है। सो इट इज होस्टिंग ई कंटेंट एंड वीडियो कंटेंट ऑफ ई आचार्य। जो ई आचार्य मैंने तुम लोगों को बताया था, तो ये ई आचार्य को होस्ट कर रहा है बच्चों को, ठीक है। चलिए, सो बच्चों दिस कवर्स योर एंटायर सिलेबस ऑफ ICT। मैं एक बार क्विकली समराइज कर देता हूँ। तो हम लोगों ने सबसे पहले कंप्यूटर्स का बच्चों आर्किटेक्चर देखा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर के रजिस्टर्स वगैरह। उसके बाद बच्चों मैंने तुम्हें उसका मेमोरी यूनिट बताया सारा। मेमोरी यूनिट के बाद वी वेंट ऑन टू सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बाद वी वेंट ऑन टू सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स, सारे सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वगैरह डिस्कस करें। फिर बच्चों मैंने तुम लोगों के साथ नंबर सिस्टम्स भी डिस्कस किया था। नंबर सिस्टम के बाद हमने जनरेशन डिस्कस करे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इंटरनेट, जो भी इंटरनेट टर्मिनोलॉजी है। देन नेटवर्किंग डिस्कस किया बच्चों, और एंड में डिजिटल इनिशिएटिव। ट्रस्ट मी बच्चों, आप लोग इसको थोड़ा डिटेल में लेक्चर को देखो, इसमें जो टर्म्स पता चलती हैं उनके टर्म्स में थोड़ा सा रिसर्च करो। वैसे हमने डिटेल में ये सब किया हुआ है। एंड देन बच्चों आई एम प्रीटी श्योर कि ICT में इससे बाहर आपको पेपर में कुछ नहीं आएगा बच्चों, अगर आप इस पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। सो दिस शुड बी मोर देन इनफ टू कवर योर एंटायर सिलेबस ऑफ ICT फॉर द एग्जाम, ठीक है। चलिए, सो आई स्टॉप हियर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसको लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, एंड फॉर एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड फॉर एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। ऑलराइट, चलिए, सो ऑल द बेस्ट एंड डू वेल इन योर एग्जाम।